today we are going to discuss about Cramér inequality. Cramér inequality is such kind of inequality which gives you the idea about a lower bound of the variance of any unbiased estimator of an unknown parameter. Let us consider we have a population whose unknown parameter or parametric function is gamma theta, and let T be an unbiased estimator based on a random sample x1, x2, xn. Then variance of T is always greater or equal to a particular quantity which can be defined in such a way. Let us look about it. मान लेते हैं कि यार आपके पास एक पॉपुलेशन है जिसका एक अननोन पैरामीटर या पैरामीट्रिक फंक्शन गामा थीटा आपके पास मौजूद है, तो आप कहते हो कि अगर t इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो t की वेरिएंस की वैल्यू हमेशा इस क्वांटिटी से बड़ी होगी, जहाँ पे ये क्वांटिटी होगा गामा डैश थीटा स्क्वायर अपॉन आई थीटा, जहाँ गामा डैश थीटा का मतलब है कि आप बात कर रहे हो कि गामा डैश थीटा इज नथिंग बट ये गामा डेवा बाई डेवा थीटा गामा थीटा होगा, और आई थीटा होगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल का स्क्वायर और माइनस एक्सपेक्टेशन डेवा टू बाई डेवा थीटा टू लॉग एल। ये और ये हमेशा बराबर होते हैं अगर आप कभी गौर से सोचे इस विषय पे। तो क्रामेर इनइक्वालिटी के बारे में बात करने से पहले मुझे अजम्पशंस होते हैं जिनके बारे में चर्चा करना आवश्यक होता है कि आप इनके अजम्पशंस क्या है। तो अगर आप इनके अजम्पशन देखेंगे तो 5 तरह के कुल मिला के 5 अजम्पशन है जिनके बारे में बात की जाती है। पहला कि क्रामेर इनइक्वालिटी का पैरामीटर स्पेस नॉन डिजनरेट ओपन इंटरवल होगा एक रियल लाइन के ऊपर। दूसरे की बात करेंगे तो आप कहते हो कि भैया इस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल और एक्सपेक्टेशन डेवा टू बाई डेवा थीटा टू लॉग एल हमेशा एडजस्ट करना चाहिए। तीसरी चीज जो आप बात करते हो कि जो रेंज होगा सैंपल रेंज होगा किसी भी रैंडम सैंपल या वेरिएबल का, वो पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। यानी अगर आप x की रेंज लिख रहे हो तो आपका ये जो सैंपल निकाला होगा x1, x2, xn इसकी रेंज पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, यानी ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में रेंज डिपेंड करता है पैरामीटर पे, तो यूनिफॉर्म में क्रामेर इनइक्वालिटी के बारे में बात नहीं की जाती, मतलब इसके थ्रू नहीं निकाला जाता, यानी इसके थ्रू आपको शायद बाउंड एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिखेगा। अब ऐसी कई सारी बातें जिनके बारे में चर्चा की जा सकती है। चौथा होता है कि भाई जब आप बात करते हो तो आई थीटा एग्जिस्ट करना चाहिए आपका हमेशा, और एक और हम बात करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यू शुड गो थ्रू ऑल दोज असम्पशन इन योर बुक्स, एक एक करके पढ़िएगा, काम कीजिए, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर आप इनके प्रूफ की तरफ जाएँ तो जो एकेडमिक दे रहे हैं उनके लिए एजम्पशन जरूरी है, इसलिए वो एजम्पशन तो जरूर पढ़ेंगे क्योंकि एकेडमिक एजम्पशन पूछता है। जो कॉम्पिटिशन्स दे रहे होंगे वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि भाई अगर थोड़ा दिमाग लगाए तो आप इन पॉइंट्स बस पढ़ लीजिएगा, वो पॉइंट्स आपके काम की चीज़ें। आइए एक एक करके हम इसके प्रूफ के बारे में देखें। तो इसका प्रूफ भी बड़ा आसान है, हालांकि इसके प्रूफ को सीखना कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाए और धैर्य रखे तो अगर आप सोचिए तो इसका प्रूफ काफ़ी कुछ आइडिया आपको देगा। अगर सोचिए अगर कोई एक वेरिएबल है जो किसी डिस्ट्रीब्यूशन एफ थीटा को फॉलो करता है और आपने एक रैंडम सैंपल, यहाँ पे थीटा या गामा थीटा अननोन फंक्शन है, आपने एक रैंडम सैंपल निकाला है x1, x2, xn, तो जरा बताइएगा इसका जो जॉइंट डेंसिटी होगा x1, x2, xn का, वो कुछ इस प्रकार डिफाइन होगा आई वेल्ड एफ एक्स है। ये जो L होगा वो जॉइंट पीडीएफ ऑफ x1, x2 और xn होगा। हाँ या ना, इस L को आप लाइक्लीहुड या जॉइंट डेंसिटी दोनों कह सकते हैं। और अगर ये जॉइंट पीडीएफ होगा यानी कि पीडीएफ होगा, तो पीडीएफ के दो कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन होता है कि यार ये नॉन नेगेटिव होगा, और दूसरा कि अगर x के पूरे x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दे तो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है 1। यानी अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ x L dx करें तो ये 1 आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ये x में यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे, चूँकि ये L x1, x2, xn का जॉइंट पीडीएफ है, तो ये x बेसिकली पूरे के पूरे रैंडम सैंपल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि ये जब आप x की बात करेंगे तो ये बेसिकली x1 भी है, x2 भी है और xn भी है। और जब आप इधर dx की बात करेंगे तो ये भी dx बेसिकली dx1, dx2 और dxn होगा। यहाँ पे इंटीग्रल x को n फोल्ड इंटीग्रल ऑफ x1, x2, xn भी कह सकते हैं। अब जैसा कि इसका अजम्पशन था कि भाई एजम्पशन था कि इसका जो रैंडम सैंपल होगा वो पैरामीटर के रैंडम सैंपल का जो रेंज है वो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट होगा।
और इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आप कभी डेवा बाई डेवा थीटा इंटीग्रेशन ऑफ dx करें तो आप इसे इंटीग्रेशन डेवा x बाई डेवा थीटा लिख सकते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ऊपर कम्यूटेटिव होगा, मतलब कोई भी पहले ऑपरेट करे कोई फर्क नहीं होगा, या डिस्ट्रीब्यूटिव भी कह सकते हैं। तो ये इसके अंदर जा सकता होगा। ये सिर्फ तभी जा सकता है जब x की रेंज इस थीटा पे डिपेंड ना करे। अगर करती है तो आप इस कंडीशन को नहीं फॉलो कराएंगे और आप उन सभी डिस्ट्रीब्यूशन में जिनकी ये बात होती है उसमें ये कंडीशन वैलिड या ये कंडीशन वेरीफाई नहीं होगा। आइए जरा सोचते हैं, अगर इधर देखा जाए तो यहाँ पे x इंटू एल डी एक्स है, तो अगर इस दोनों साइड को अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो मिलेगा क्या? यानी डेवा बाई डेवा थीटा इंटीग्रेशन ऑफ एल डी एक्स करे और यहाँ डेवा बाई डेवा थीटा 1 करे, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और ये 0 होगी और यहाँ पे क्या होगा डेवा बाई डेवा थीटा और एल डी एक्स बनेगा और ये वैल्यू 0। अब जरा गौर से सोचते हैं, ये x है तो क्या इसको लिख सकते हैं 1 डेवा एल बाई डेवा थीटा टॉप एल डी एक्स इज इक्वल टू 0। चूँकि एल नॉन नेगेटिव है, प्रोडक्ट और डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप रख सकते हैं और ये वैल्यू वैसी की वैसी ही रहेगी। अब जरा थोड़ा और सोचिएगा, क्या 1/L यानी ये जो टर्म है इसको गौर से देखें तो क्या इसे लिखा जा सकता है डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल? क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल को अगर डिफरेंशिएट करते तो क्या होता है, पहला 1/L और फिर चूंकि L सिंपल L नहीं है, फंक्शन ऑफ L है, इसलिए डेवा यानी ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब जरा गौर से सोचिए, यहाँ L PDF है और आपको पता है कि इससे आप क्या लिख सकते हो, आप एक्सपेक्टेशन ऑफ डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल इज इक्वल टू 0। आप क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर आपको याद हो तो आपने कई बार एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स यानी किसी भी फंक्शन जी एक्स का एक्सपेक्टेशन निकाला है, तो कैसे निकाला होगा आपने? क्या आप एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स जब करते हो तो वो कैसे निकालते हो आप कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पे जी एक्स आपका फंक्शन जिसका एक्सपेक्टेशन निकालना है और एफ एक्स उस वेरिएबल का पीडीएफ होता है और यहाँ पे पीडीएफ चूँकि जॉइंट पीडीएफ है तो जॉइंट पीडीएफ ये रखेंगे तो ये भी तो एक पीडीएफ ही था ना, यानी इसे लिखा जा सकता है, यानी एफ एस की जगह एल है तो यानी ये कंडीशन आपके पास ये मौजूद होगी। अब ये तो ठीक है, साथ ही साथ जरा और सोचिए, एक चीज़ ये भी दिया है कि जो टी है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है गामा थीटा का, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ टी जो है वो गामा थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं इधर कि आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा टी इंटू एल डी एक्स इज इक्वल टू गामा थीटा। अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ टी है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी और टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चूँकि टी फंक्शन ऑफ x1 x2 xn है तो x1 x2 xn का जो पीडीएफ होगा वही यूज होगा और x1 x2 xn का पीडीएफ यानी जॉइंट पीडीएफ यानी KL सिंपली दैट कुड बी यूज्ड ओवर हियर। आप इसे लिखिए और आगे बढ़िए। अगेन थीटा के रिस्पेक्ट में आप अंदर बाहर डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड को, तो डेवा बाई डेवा थीटा टी इंटू एल डी एक्स इज इक्वल टू गामा डैश थीटा। अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अब इसे अंदर ले जाइए, टी पे ही ऑपरेट होगा नहीं क्योंकि अगर आप गौर से देखिए तो इसे आप टी के भी अंदर ले जा सकते हैं और आप ये भी सीधे सीधे कर सकते हैं, ठीक है। टी इससे बाहर इसलिए भी आ जाएगा, टी इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा क्योंकि टी बेसिकली टी ऑफ x1 x2 xn है तो टी इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा, लेकिन थीटा के बाहर आ सकता है क्योंकि इसमें थीटा फंक्शन स्टैटिस्टिक पैरामीटर फंक्शन नहीं होता है, तो यानी आप इससे बाहर ले सकते हो और आप डेवा एल बाई डेवा थीटा लिख सकते हैं। अगेन डेवा एल बाई डेवा थीटा को आप वापस इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अगेन जब इसको इसी तरीके से सॉल्व करते हो आगे बढ़े तो अगेन वही काम करिए जो पीछे किया है कि एक बार 1/L डॉट एल करें और आपको मिले टी इंटू डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल डॉट एल टी एक्स इज इक्वल टू गामा डैश थीटा। ठीक, अगेन यहाँ एल के साथ अब फंक्शन ये है तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन टी इंटू डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल इज इक्वल टू गामा डैश थीटा। ठीक, अब कुछ चीज़ें छोटी छोटी और क्वांटिटीज सोचते हैं और ये सारी क्वांटिटीज आपके काम की हैं, तो अगर आप ग्रामर इम्पेरेटिव प्रूव करना चाहते हैं तो आपको इन सभी क्वांटिटीज के बारे में
थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। और ये सारी जानकारियाँ सिर्फ ग्रामर रॉ में नहीं, बहुत सी चीज़ों में आपको आगे भी काम देगी। यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हैं, एमएलई में इसका काम आएगा, इसलिए धैर्य बना के रखिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कुछ सफिशिएंट कंडीशंस के लिए इसके बारे में बात की जा सकती है इसकी मदद से। अब जरा सोचिए, थोड़ा और दिमाग लगाइए और सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर हम वेरिएंस ऑफ डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल सोचे होते तो ये क्या हो जाता? एक्सपेक्टेशन ऑफ डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। क्यों? और यहाँ एक्स की जगह डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल है, यानी अगर गौर से देखो तो ये वैल्यू जीरो, देखिए ये पीछे हमने जीरो करके दिखाया है। तो अगर ये जीरो है यानी इसकी वैल्यू सिर्फ इसके बराबर, यानी ये जीरो तो ये वाइनस आउट हो जाएगा। और अगर गौर से देखें तो यही तो आई थीटा है आपका। क्यों? अब एक टर्म और सोचते हैं कि यहाँ पे अगर हम कोवेरियंस ऑफ टी डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल के बारे में सोचेंगे तो कोवेरियंस एक्स वाई क्या होता है? एक्सपेक्टेशन एक्स बाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स की जगह टी है और वाई की जगह एक्सपेक्टेशन ऑफ डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल है। अगेन ये टर्म जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो, और अगर ये पूरा टर्म जीरो तो ये पूरा टर्म मैनेज होगा और आपके पास सिर्फ ये आएगा। पीछे देखा गया है कि ये वैल्यू गामा डैश थीटा के बराबर है। ठीक, अब मान लीजिए कि आर है वो कोरिलेशन है बिटवीन टी एंड डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल। और अगर ऐसा है तो आर अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट है तो आर की रेंज, आर किसके बीच का है? टी और डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल, इन दोनों के बीच का कोरिलेशन कोफिशिएंट है। तो आर की वैल्यू क्या होगी? हमेशा -1 से 1 के बीच, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच। ठीक है, हम सिर्फ आर स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1 में इंटरेस्टेड है तो हम इसकी बात करते हैं। आर किसके बीच कोरिलेशन कोफिशिएंट है? टी और इसके बीच ना। तो आर का मतलब क्या भाई? कोरिलेशन, और कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कोवेरियंस ऑफ टी डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ टी, और ये स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल। ठीक, इसका स्क्वायर क्या होगा? 1 से छोटा। आप जरा थोड़ा दिमाग लगाते हैं और ढंग से सोचते हैं तो भैया कोवेरियंस टी बाई डेवा थीटा लॉग एल की जो वैल्यू है वो क्लियरली गामा डैश थीटा है, स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब ये स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू गामा डैश थीटा और चूंकि बाहर स्क्वायर तो स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा और सिंपली वेरिएंस ऑफ टी, वेरिएंस ऑफ डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल लेस और इक्वल टू 1। अब चूंकि वेरिएंस नॉन नेगेटिव वैल्यू है तो आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनइक्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी आप इसको उठा के इधर रख सकते हो। और अगर गौर से देखें तो ये आपका गामा, ये आपका आई थीटा तो है, प्रूव करके देखिए तो ये होगा आपका आई थीटा। और यही तो प्रूव करना कि वेरिएंस ऑफ टी का जो लोअर बाउंड है वो गामा डैश थीटा का स्क्वायर अपॉन आई थीटा होगा। ये सिंपल सी बात। अगर मान लीजिए गामा डैश थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होगी, सॉरी अगर मान लीजिए हम गामा थीटा की जगह सिंपली थीटा की बात करते तो जाहिर सी बात है गामा डैश थीटा आपका 1 हो जाता, और अगर 1 होता तो आप यहाँ 1 अपॉन आई थीटा, यानी इस केस में वेरिएंस ऑफ टी हमेशा 1 अपॉन आई थीटा से बड़ा होता। ठीक है, लेकिन उसके लिए आई थीटा का एडजस्ट करना जरूरी था। तो क्रैमर और इनइक्वालिटी के बारे में इतना ही जानकारी रखते हैं। अब सवाल आता है कि क्रैमर और इनइक्वालिटी से आपको पता चलता है कि लोअर बाउंड क्या है, तो आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है? आपसे पूछता है कि भाई क्रैमर और लोअर बाउंड किसी भी पैरामीटर का क्या है, या किसी भी पैरामीटर के एडवांस एस्टिमेटर का क्रैमर और लोअर बाउंड क्या है, तो आप ऐसे निकालोगे। ठीक है, अब जरा समझिए, ये टी की बात कर रहे हैं, जहाँ टी एडवांस एस्टिमेटर है। अब एक पैरामीटर के लाखों एडवांस एस्टिमेटर होंगे, हो सकते हैं ऐसा होंगे, ये जरूरी नहीं है, बट एक पैरामीटर के कई सारे एडवांस एस्टिमेटर होंगे, तो हर एडवांस एस्टिमेटर का एक वेरिएंस होगा।
अब आप उसमें से सबसे कम वेरिएंस वाले को खोज रहे होते हैं, तो अगर सबसे कम वाला वेरिएंस, चाहे वेरिएंस कुछ भी हो, चाहे मास एस्टिमेटर कैसा भी हो, उसका वेरिएंस कभी भी इससे छोटा नहीं हो सकता। यानी जब भी होगा इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि ये इसका लोअर बाउंड है। यानी वेरिएंस टी का कुछ भी रहेगा, टी अल्फा से, तो उसका वेरिएंस कुछ भी हो इससे छोटा नहीं होगा। आइए थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या होगा अगर क्रैमर इनइक्वालिटी में इक्वालिटी होल्ड कर जाए, यानी क्या होगा अगर ये बराबर हो जाए, यानी गामा डैश थीटा का स्क्वायर बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल का स्क्वायर लेसर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का स्क्वायर, या इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो ये स्क्वायर है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि स्क्वायर का टर्म है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं तो आपको पता है कि नॉन नेगेटिव का एक्सपेक्टेशन भी नॉन नेगेटिव होता है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी में। यानी इनडायरेक्टली आप कह रहे हो कि अगर आप देखें तो ये होगा आपका टी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सी आर इनइक्वालिटी है, ठीक। सी आर इनइक्वालिटी को आप ऐसे भी देख सकते हो। अब इसमें इक्वालिटी होल्ड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने अगर कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पढ़ा होगा, तो कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी सिंपली कहती है कि अगर एक्सपेक्टेशन एक्स वाई है वो होती है कुछ ऐसी, ये लेसर इक्वल टू होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर के। तो आप कहते हो कि यार ये इक्वालिटी होल्ड करती है यदि एक्स वाई का लीनियर रिलेशनशिप या फिर उसका प्रोपोर्शनल हो जाए, ठीक है। और अगर ये प्रोपोर्शनल हो जाए तो व्हाट इट मींस कि बाई कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी टी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी प्रोपोर्शनल होगा डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल टू, ठीक है। और अगर ये इसके डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल और यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, चूंकि टी अनबायस्ड एस्टिमेटर है गामा थीटा का, तो क्या आप ये लिख सकते हो टी माइनस गामा थीटा इज प्रोपोर्शनल टू डेवा बाई डेवा थीटा, या डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल के जो लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए आप कई बार प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो एक कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट करते हो, यानी आप इसे लिख सकते हो टी माइनस गामा थीटा टॉप ए थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो टर्म है ए थीटा ये कांस्टेंट हो सकता है, ये कांस्टेंट हो सकता है। अगर गौर से सोचिए ए थीटा जो होगा वो कांस्टेंट हो सकता है। अब चूंकि कांस्टेंट की बात की जा रही होगी तो आप बात कर रहे हो स्टैटिस्टिक निकालनी है ना आपको भाई, अननोन पैरामीटर के फ्रेम में स्टैटिस्टिक ना, ये कभी भी एक्स का फंक्शन नहीं होगा, ये कांस्टेंट हो सकता है या फिर फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी फंक्शन ऑफ थीटा हो सकता है, पर ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं होगा, क्योंकि हम ये पूरी पंचायत स्टैटिस्टिक के बारे में सोच के कर रहे हैं। तो अगर स्टैटिस्टिक के बारे में सोच के कर रहे हैं तो रैंडम सैंपल कांस्टेंट नहीं होगा, वहाँ पे पैरामीटर कांस्टेंट होगा, तो आप पैरामीटर का फंक्शन बना सकते हैं। चलिए ये चीज़ें से आपको ये समझ में आएगा कि डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल को आप लिख सकते हो ए थीटा टी माइनस गामा थीटा या फिर टी माइनस गामा थीटा अपॉन लैम्डा थीटा, ठीक है। जो ज़्यादा मोर एप्रोप्रिएट या मोर पॉपुलर फॉर्म है इसके बारे में मत करिए। तो अगर ऐसा होता है, अगर ये एग्जिस्ट कर जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वेरिएंस ऑफ टी की वैल्यू, यानी ये कब आ रही है जब वेरिएंस ऑफ टी की वैल्यू उसके बराबर आ जा रही है, यानी वेरिएंस अपने लोअर बाउंड, यानी किसी भी टी का वेरिएंस अपने लोअर बाउंड पर अटेंड कर जाता है। अनबायस्ड वो है, लोअर बाउंड पर अटेंड कर रहा है, मतलब इससे कम वेरिएंस हो नहीं सकता। तो यहाँ पे इस टी को आप कहते हो मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर।
आपका होगा मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर। अगर आपसे पूछे व्हाट इज मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर, तो आप कहते हो कि वो अनबायस्ड एस्टिमेटर जिसका वेरिएंस क्रैमर लॉ लोअर बाउंड को अटेन कर जाता है, यानी वेरिएंस ऑफ टी ग्रेटर इक्वल टू नहीं इक्वल टू गामा डैश थीटा स्क्वायर अपॉन आई थीटा हो जाता है, उस केस में इसकी वैल्यू इस फ्रेम में बनेगी। अब आपके मन में छोटा सा सवाल आना चाहिए, चलिए ये ठीक है, लेकिन वेरिएंस क्या होगा, यानी CRLV इस केस में क्या होना चाहिए। तो इक्वालिटी की केस में CRLV के बारे में सोचा जाए, अगर डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल की वैल्यू इसके बराबर हो जाती है, तो वेरिएंस ऑफ टी क्या है आपका क्रैमर इनक्वालिटी में ग्रेटर इक्वल टू गामा डैश थीटा का स्क्वायर अपॉन आई थीटा, ठीक है ना। और आई थीटा का मतलब क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल का होल स्क्वायर। और चूंकि हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ इक्वालिटी, तो ये वेरिएंस ऑफ टी, ये गामा डैश थीटा का स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन ऑफ डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल, यानी सिर्फ इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, टी माइनस गामा थीटा अपॉन लैम्डा थीटा, ये इसके बराबर आ रहा था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं गामा डैश थीटा का स्क्वायर डॉट लैम्डा थीटा का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस गामा थीटा का स्क्वायर। और ये जो गामा थीटा है बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का होल स्क्वायर, यानी ये बेसिकली वेरिएंस ऑफ टी है। और अगर ये वेरिएंस ऑफ टी है तो ये वेरिएंस ऑफ टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आप कामयाब हो जाते हैं, यानी कि ये पूरी वैल्यू वेरिएंस ऑफ टी का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर गौर से देखें तो वेरिएंस ऑफ टी का स्क्वायर गामा डैश थीटा डॉट लैम्डा थीटा के होल स्क्वायर के बराबर है। और अगर ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर के, तो ए बराबर होता है प्लस माइनस बी के। लेकिन अगर ए पॉजिटिव है और बी के बारे में आपको पता नहीं है, देखिए यहाँ पे अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो ए इज इक्वल टू बी होगा, ये आपको पता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ए इज इक्वल टू माइनस बी होगा। लेकिन आपको ये कह दिया गया है कि भैया वेरिएंस ऑफ टी है ना, तो एक साइड जब आप चेक करने जाएंगे तो एक साइड तो आपको वेरिएंस ऑफ टी ही मिलेगा, लेकिन दूसरे साइड ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ये पॉजिटिव कंफर्म है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आप मॉड्यूलस ऑफ बी की बात करते हैं, अगर ए कंफर्म पॉजिटिव है तो यानी यहाँ पे हो जाएगा मॉड्यूलस गामा थीटा डॉट गामा डैश थीटा लैम्डा, ठीक। और अगर गामा थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर है तो ये 1 हो जाएगा, और ये डॉट लैम्डा थीटा यानी सिंपली लैम्डा थीटा, दैट इज व्हाट इट मींस। तो एक बात अल्टीमेटली जो हम कमेंट करेंगे वो कुछ ऐसा है कि अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम सबसे पहले कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, लाइक्लीहुड एल निकाल ले, उसके बाद लॉग एल निकाल ले, और उसके बाद डेवा बाई डेवा थीटा लॉग एल निकाल ले, और अगर उसे आप टी माइनस गामा थीटा अपॉन लैम्डा थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जाते हैं, तो जहाँ गामा थीटा वो अननोन पैरामीटर है जिसका एस्टिमेटर आपको निकालना है, तो अब ये अननोन पैरामीटर फंक्शन या कोई भी टर्म हो सकता है जिसका भी अनबायस्ड एस्टिमेटर आप निकालना चाहते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर ऐसा फॉर्म आता है तो ये 3 चीज़ें देगा, क्योंकि ये क्रैमर इनक्वालिटी की इक्वालिटी कंडीशन को होल्ड करता है। तो ये बताएगा कि टी आपका अनबायस्ड है, दूसरा बताएगा कि टी एमबीबी है, और तीसरा बताएगा कि वेरिएंस ऑफ टी की वैल्यू मॉडुलस गामा डैश थीटा डॉट लैम्डा थीटा है। तो भैया टी तो अनबायस्ड है और एमबीबी क्या है तो अनबायस्ड नहीं, पहला कंडीशन तो बेसिकली दूसरे में ही इनहेरेंट है। इस बात को समझिएगा, दिमाग पे लगाइएगा और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब अगर गॉड से ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचें, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि भैया हमने एफिशिएंसी पढ़ी, एमबीयूबी पढ़ा, तो फिर एमबीबी का क्या मतलब है। एक बात समझिएगा, एमबीबी और एमबीयूई, एमबीबी का मतलब है एन अनबायस्ड एस्टिमेटर दैट अटेन
क्रैमर राव लोअर बाउंड, ठीक है, और ये है एन अनबायस्ड एस्टिमेटर दैट an unbiased estimator having minimum values, ठीक है। और क्रैमर और लोअर बाउंड क्या है? बेसिकली अ क्वांटिटी, a lower bound for the variance of any unbiased estimator, ठीक है। सोचिए, समझिए या फिर काम कीजिए। ये किसी क्रैमर और लोअर बाउंड पहली बात करते हैं कि किसी भी अनबायस्ड एस्टिमेटर का लोअर बाउंड है वेरिएंस का, मतलब इससे नीचे वेरिएंस नहीं जा सकता। अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो एमबीपीयू या एमबीयू है, वो इसके नीचे तो नहीं जाएगा, ये तय है। इसका वेरिएंस एमबीबी का भी और एमबीयू का वेरिएंस भी इससे नीचे नहीं जाएगा, ये तो कंफर्म है। यानी अगर आप कह रहे होंगे CRLB, तो CRLB और वेरिएंस ऑफ एमबीयू लिखेंगे तो भाई CRLB हमेशा छोटा होगा, ठीक है। और CRLB बेसिकली अगर आप एमबीबी, तो याद रखिएगा हमेशा क्या क्या बातें कह रहे हैं, जरा सोचिएगा। CRLB का मतलब क्या है? इफ एमबीबी एग्जिस्ट then CRLB is nothing but variance of MBB। क्रैमर और लोअर बाउंड वेरिएंस ऑफ MBB है। अब ये जरा समझिएगा, अगर MBB एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि क्रैमर और लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा। इवन अगर वेरिएंस एग्जिस्ट, सॉरी इवन MBB एग्जिस्ट ना करे, ये क्वांटिटी पे एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, ये क्लियर है। अब यहाँ है वेरिएंस ऑफ MBUE, तो आप हमेशा देखिएगा कि ये चीज़ें है। और दूसरी चीज़ आपको पता है कि CRLB की वैल्यू हमेशा वेरिएंस ऑफ MBUE से छोटी होगी, ठीक। ये दो चीज़ें क्लियर रखिएगा। अब जरा समझिएगा, इफ MBB एग्जिस्ट, तो भैया MBB यही है और MBB भी अनबायस्ड है, ये भी अनबायस्ड के लिए है। ये अनबायस्ड में मिनिमम वेरिएंस कह रहा है, ये कह रहा है एनमैप का सबसे अनबायस्ड एस्टिमेटर जो क्रैमर और लोअर बाउंड का एग्जिस्ट कर रहा है, यानी सबसे कम वेरिएंस को होल्ड कर रहा है। और वेरिएंस ऑफ MBUE यानी MBUE क्या है? वो अनबायस्ड एस्टिमेटर जिसका वेरिएंस सबसे कम है। तो भैया बात दोनों तो एक ही चीज़ ही कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा देखिएगा कि इफ MBB एग्जिस्ट देन MBB इज इक्वल टू MBUE, ठीक है। और इस केस में एंड CRLB इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ MBUE भी होगा। अगर एडजस्ट कर रहा है तो इफ MBB doesn't exist, CRLB की वैल्यू जो होगी वो वेरिएंस ऑफ MBUE से छोटी होगी, सॉरी बड़ी होगी, छोटी होगी सर। CRLB पहले बोला ना, तो क्रैमर और लोअर बाउंड इससे छोटा होगा। क्रैमर और लोअर बाउंड का मतलब क्या? यही जो आप निकाले तभी, गामा डैश थीटा का स्क्वायर अपॉन आई थीटा। That is what you need to understand in case of MBB, क्रैमर और लोअर बाउंड एंड वेरिएंस ऑफ MBUE। इस पर 20 कुछ क्वेश्चंस अगली वीडियोस में देखते हैं। तब तक आप इन क्वेश्चंस के बारे में यानी पूरे टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज